वेलकम डियर ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और साथ में एक ट्यूटोरियल और एक्सेल पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं डाइपोल से। डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन है साइड में लगा हुआ, इस क्वेश्चन को जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और साथ में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल हैं इस वीडियो के एंड में, और जो नोट्स हैं इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से इन नोट्स को भी लिख सकते हैं। सो कम ऑन लेट अस स्टार्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल को देखते हैं। मींस इलेक्ट्रिक डायपोल क्या फिजिकली नेचर में मौजूद है, तो उसको देखने के लिए चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक तो NaCl और दूसरा ले लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, चलिए H2 को ले लेते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप। ये जो फॉर्म हुआ होता है ये इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से होता है। इसमें से सोडियम से इलेक्ट्रॉन Cl के ऊपर चले जाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो Na के ऊपर तो आएगा प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखो ये प्लस और माइनस एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। यहाँ से जो है प्लस तो आया सोडियम पर और Cl पर आया माइनस, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे से दूरी पर मौजूद हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनमें प्लस और माइनस एक जगह पर लाई नहीं करते हैं। इनको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इस तरह से, प्लस यहाँ दिखा दिया जाएगा, माइनस यहाँ दिखा सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस दूरी पर हमने शो किए हुए हैं। अब अगर ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल से H2 की बात करें, ये फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा दूरी पर नहीं जा पाते हैं। तो जब ये ज़्यादा दूरी पर नहीं जा पाते हैं तो इसका जो प्लस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव होगा, इस पर जो प्लस आएगा और जो इलेक्ट्रॉन जो आएंगे इसके शेयरिंग वाले, वो दोनों लगभग एक दूसरे पर ही कोइंसाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर गए, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर दिया जाता है। इन मॉलिक्यूल्स को हम बोल देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जबकि NaCl, HCl, वाटर, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर और जिनमें प्लस और माइनस एक दूसरे से दूरी पर रहते हैं। तो देखिए हम जो देखना चाह रहे हैं डाईपोल मीन्स कि ये जो प्लस और माइनस एक दूसरे से दूरी पर चले गए, तो ये प्लस का एक पोल बना, माइनस का एक पोल बना, तो हम बोलते हैं इसको कि ये क्या फॉर्म हो गया, एक डाईपोल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए है ना नेचर में मौजूद डाईपोल, जबकि इसमें प्लस और माइनस एक ही जगह पर मौजूद हैं, तो इसमें डाईपोल फॉर्म नहीं हुआ। अब हमारे लिए एक क्वेश्चन हो सकता है कि कैन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल बी कन्वर्टेड इनटू ए पोलर मॉलिक्यूल। जो प्लस और माइनस एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या ये नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल हैं इनको हम पोलर बना सकते हैं? तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाता है और माइनस जो है इससे इसके अपोजिट इधर की तरफ जाएगा। ध्यान रखें, प्लस के ऊपर फोर्स लगेगी, प्लस जो है चार्ज है तो फोर्स लगती है F=QE और फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। प्लस के ऊपर डायरेक्शन ऑलवेज इसके अलोंग होती है, यानी कि प्लस यहाँ से चलता चलता इधर की तरफ जाएगा और माइनस के ऊपर भी F=QE लगेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसके F=QE इसके अपोजिट जाती है। तो जब ये इसके अपोजिट जाएगा तो माइनस आएगा इधर की साइड में और प्लस आएगा इधर की तरफ। तो देखिए दोनों सेपरेट हो गए कि नहीं हुए, इनके बीच में डिस्टेंस आ गया। तो नॉन पोलर इज नाउ कन्वर्टेड टू पोलर। तो नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो पोलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की जो है डेफिनेशन को देख लेते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हो जाएंगे H2O2 N2CO2। इनके प्लस और माइनस के कोइंसाइड कर जाते हैं सेंटर्स। सो दोज मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड
मीन्स लाई एट द सेम प्लेस आर नोन एज नॉन पोलर। एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। यहाँ CO2 को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं CO2 किस तरह का मॉलिक्यूल है। और पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो दोज मॉलिक्यूल्स हु सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड, मीन्स डज नॉट लाई एट द सेम प्लेस। एग्जाम्पल्स H2, HCl, NaCl एटसेट्रा हैं। H2 को आप जरूर याद करके चलिएगा। डेफिनेशन को देखिए, ए पेयर ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। तो देखिए दो चार्जेस लेने, पेयर लेना है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड इक्वल ले लिया, क्यू गुलाम मीन्स 1 कूलम का एक है तो दूसरा भी 1 कूलम का है। लेकिन ध्यान रखो अपोजिट इन नेचर, तो ये अगर -Q है तो दूसरा +Q है। प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, और ये होने चाहिए कैसे, स्मॉल डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा दिखा दिया। NaCl को ध्यान करो, NaCl पास होता है बहुत, तो यहाँ ये बात बेहद ज़रूरी है याद रखने की। डाइपोल की दो बातें हमें याद रखनी है कि टोटल चार्ज ऑफ ए डाइपोल इज 0 बट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। कहने का मतलब है कि हमने देखा कि डाइपोल फॉर्म कैसे होगा। डाइपोल फॉर्म होगा कि एक अगर -1 कूलम का है तो दूसरा 1 कूलम का होना चाहिए। तो जरा इन दोनों चार्जेस को ऐड करके देखिए, ये कितना आता है 0। तो टोटल चार्ज तो डाइपोल पे 0 ही होगा। अगर -2 कूलम का है तो दूसरा 2 कूलम का होगा, डाइपोल होगा। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमें कि जो टोटल चार्ज होता है डाइपोल पर हमेशा ही 0 होगा। टोटल चार्ज ऑफ ए डाइपोल इज ऑलवेज 0 बट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो E इज टू KQ/R² का फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो E इज टू KQ/R² में जब QE हमने जब 0 कर दिया तो E भी कितना होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझते हैं। हमने डाइपोल को पढ़ा हुआ है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो यहाँ इस चार्ज से d दूरी पर ही अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालेंगे। यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे अवे इस डायरेक्शन में, और उसको हम लिख लेते हैं E1 और उसका मैग्नीट्यूड देखो जरा KQ/D² होगा। जबकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर इस पॉइंट पर वो इसकी तरफ होगी, माइनस की तरफ होती है ऑलवेज, और उसको E2 लिख लेते हैं। और ज़रा डिस्टेंस देखिएगा, इसमें डिस्टेंस अब 2D हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2D और डायरेक्शन इसकी तरफ। तो ये जो डायरेक्शन अपोजिट जा रही है तो हम E1 - E2 करेंगे तो बताओ इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है नहीं, तो ये किसी भी हाल में 0 नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल का टोटल चार्ज तो 0 है लेकिन डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बिकम्स 0 नियरली। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो रहे हैं। इस पहले पॉइंट को हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आ रही थी दोनों चार्जेस की वजह से वो नॉन ज़ीरो आ रही थी, इनके मैग्नीट्यूड डिफर कर रहे थे। लेकिन ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर ये डिस्टेंस को बहुत दूर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली विल बिकम 0। कहने का मतलब है ये पॉइंट अगर हम इसके नज़दीक देख रहे थे, अगर इस पॉइंट को बहुत दूर ले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नियरली 0 हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। ये डाइपोल है, यहाँ पर ये सेपरेशंस के बीच में D दिखा दिया। अब इससे यहाँ पर ये पॉइंट जो पहले यहाँ था अब इसको हम काफ़ी दूर ले गए हैं। तो ये इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक का हमने लिखा R, और R को हमने वेरी वेरी ग्रेटर देन D मान लिया, इससे बहुत दूर। तो ऐसी स्थिति में अगर हम E1 को कैलकुलेट करेंगे, E1 होगा +Q की वजह से, तो KQ/R² लिखेंगे जैसे हमने इसके लिए लिखा था। इसी तरह से अगर हम E2 कैलकुलेट करते हैं
तो E2 को लिखेंगे हम KQ ओवर R प्लस डी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब कितनी हो जाएगी, R प्लस डी, जैसे इसके लिए 2D हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसका यूज़ करेंगे। तो जब ये बहुत ही बड़ा है R D से, तो इसमें D जो बहुत छोटी चीज़ अगर किसी बहुत बड़ी में जोड़ी जाए तो उससे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब E2 को हम KQ ओवर R स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो अब ये मैग्नीट्यूड दोनों अब सेम हो गए हैं। देखिए इसको, E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड अब नियरली सेम है। तो ऐसी स्थिति में E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू 0। तो हमें ये पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर डाइपोल से बहुत दूरी पर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली बिकम्स 0। तो यहाँ इम्पोर्टेंट हम अपने लिए एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट लार्जर डिस्टेंसेस falls off rapidly some points related to dipole देख लेते हैं। पहला क्या है, एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होती है। देखिए, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। कैसे? यहाँ पे हम एक डाइपोल को बना लेते हैं और इस डाइपोल के जो सेंटर्स को जो जोड़ने वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। दूसरा देखते हैं इक्वेटोरियल प्लेन क्या है। इक्वेटोरियल प्लेन क्या है जी, कि प्लेन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन। तो देखिए, एक डाइपोल बनाते हैं माइनस Q और Q, और इसका एक्सिस बना लेते हैं। अब इसका डाइपोल का जो सेंटर है वो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर प्लेन जा रही हो, इस जगह से जो परपेंडिकुलर प्लेन जा रही होगी, तो हम इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। तो एक डाइपोल को बना लेते हैं। यहाँ डाइपोल बनाया हमने, तो ये डाइपोल जैसे बनाया, इनके बीच का सेपरेशन हम D लिख लेते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो P इज इक्वल्स टू एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल मीन्स D। इसको हम डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब सपोज डाइपोल का ये चार्ज था 2 कूलम और ये था -2 कूलम, दूरी थी 1 मीटर। तो इसमें हम 2 × 1 करेंगे तो 2 जो है इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। और इसकी यूनिट क्या दे देनी है, इसकी यूनिट Q का कूलम और डिस्टेंस मीटर। तो कूलम मीटर जो है इस डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी। अब हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है जो P, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन फिर हमें क्या लिखनी है, ध्यान रखना है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम -Q टू +Q चार्ज। ये हमेशा इसकी डायरेक्शन होती है, दैट इज अलोंग एक्सिस। एक्सिस के अलोंग ही इसकी डायरेक्शन होगी। सपोज मैं यहाँ पर एक डाइपोल को बना लेता हूँ -Q और एक +Q। तो जो डाइपोल मूवमेंट जो निकल के आएगा उसकी डायरेक्शन हम किधर देंगे, एक्सिस पर
माइनस से क्यू की तरफ, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी और ये डायपोल मोमेंट का वेक्टर ऐसे लगा देंगे। अगर ये हमारा डायपोल हमने ऐसे बनाया होता तो क्या स्थिति होती, यहाँ माइनस मैंने रखा होता माइनस क्यू और यहाँ पे रखा होता प्लस क्यू, यहाँ इस जगह पे होता। तो यहाँ इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप क्या देते हैं, हम एक्सिस बनाते, इसकी एक्सिस बनाते और एक्सिस के अलोंग यहाँ पर माइनस से क्यू की तरफ एक एरो लगाते। तो यहाँ हम इसकी डायरेक्शन इस तरह से दिखा देते थे, पी वेक्टर ये इधर जा रहा है। ये वेक्टर तो हमेशा ऐसे ही लगाते हैं राइट हैंड पर, ऐसा नहीं है ना आप वेक्टर को ऐसा तिरछा लगा देना है, इस एरो को देख के, ऐसे एरो से देख कर ही हम इसकी डायरेक्शन को समझ जाते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन, और इसकी डायरेक्शन जो है ऑलवेज कैसे दी जाएगी, माइनस से प्लस क्यू की तरफ, यह हमें ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। डायपोल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है कि इसमें जो NaCl का मॉलिक्यूल है इसमें प्लस और माइनस के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ 1.28 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इसको मीटर बना लेते हैं। 1.28 × 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं एंगस्ट्रॉम को, तब ये मीटर बन जाता है। तो हमसे डायपोल मूवमेंट पूछा है, तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, P = एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द सेपरेशन डिस्टेंस। तो यहाँ सेपरेशन डिस्टेंस है हमारा 1.28 × 10⁻⁻10, और यहाँ चार्ज कितना है इसके डायपोल के ऊपर, देखिए यहाँ प्लस माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो इसका मतलब चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। तो हमने यहाँ पर इस चार्ज को 1.6 × 10⁻19 ले लिया। तो जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 2.048 × 10⁻29, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और इसकी यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो ये जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है इसमें चार्जेस रखे हुए हैं 3Q, -2Q, Q और -2Q, और ये सेंटर से सारे चार्जेस ए डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब हमसे डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करवा रहे हैं कि इस सिस्टम का डायपोल मूवमेंट कितना होगा। तो डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ डायपोल की जो हमारी मेन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। समीशन जो Q करके देखते हैं वो 0 आ रहा है कि नहीं। तो समीशन Q 3Q -2Q + Q -2Q, डेफिनेटली ये = 0 आता है। तो इसका मतलब दिस इज 100% ए केस ऑफ डायपोल। अब डायपोल के लिए, अब इसमें डायपोल हमें जो तलाशने हैं वो हमें डायपोल अभी मिल नहीं रहे हैं। तो इसको क्या करें, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। कहने का मतलब है ये चार्जेस जो हैं 3Q और -2Q को अगर हम इसको ब्रेक कर लें कुछ इस तरीके से कि 2Q को मैं 3Q को 2Q और Q करके लिख देता हूँ, और यहाँ पर ये जो Q है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इस -2Q को ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन इस 2Q को माइनस को थोड़ा सा हम -Q और -Q करके लिखते हैं। अब देखते हैं हमारे कोई डायपोल बनते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक डायपोल हमारा नज़र आ रहा है, दिस इज वन डायपोल, यहाँ एक डायपोल फॉर्म हो रहा है, दूसरा डायपोल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और तीसरा डायपोल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब ये जो डायपोल हमने फॉर्म किए हैं, इन डायपोलों के लिए इनका मोमेंट निकाल लेते हैं। तो कितने डायपोल हो गए हमारे, 1, 2 और 3, और इनके लिए सेपरेटली डायपोल मोमेंट निकालते हैं। तो P1 देखते हैं, डायपोल मोमेंट निकलता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। तो यहाँ सेपरेशन हमारे पास में नहीं है, सेपरेशन के लिए क्या करें, इधर देखिए ये सेपरेशन होगा यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों के बीच में ये दूरी। तो ये दूरी के लिए दिस इज गिवन, तो ये यहाँ पर पाइथागोरस जैसे ही हम लगाएंगे तो दिस विल कम आउट टू बी √2a, a² + a² √√, तो √2a। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे √2a। इसी तरह से अगर हम P2 को निकालते हैं, इसका डायपोल मोमेंट निकालते हैं, इसका डायपोल मोमेंट निकालते हैं, तो वो आता है अगेन चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को देखते हैं, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर -Q रखा हुआ है ना, ये -Q और ये -Q ऐसे टूटा हुआ है। तो ये डिस्टेंस अगेन जो है, क्योंकि ये है ये भी है, तो ये भी √2a होगी। तो यहाँ भी इसको √2a हम लिख सकते हैं। और P3 भी सिमिलरली इसके लिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, अगेन दिस डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये
√2a हो जाएगी। ये 3q को हमने जो तोड़ा है 2q और q बिल्कुल इसी जगह पर तोड़े हुए हैं, तो 2q भी यही है और ये जो q है वो भी a दूरी पर है। तो यहाँ इसके लिए डायपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अभी डायपोल निकालने के बाद में हमारा नेक्स्ट काम रह जाता है इसमें इनकी डायरेक्शंस को देना। तो इनकी डायरेक्शंस को देते हैं। तो देखिए डायरेक्शंस के लिए हम क्या करें, हम जानते हैं डायपोल की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से आएगी, इधर की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो इस डायरेक्शन के लिए हम क्या करें, अगेन इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ इस फिगर को फॉर क्लैरिटी। लेट मी ड्रॉ इट अगेन हियर। यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ रखा हुआ है हमारा 2q और यहाँ रखा हुआ है -2q। इसके लिए डायरेक्शन दे देते हैं हम P1 की। तो ये डायरेक्शन जो है यहाँ पर इस एरो को शो कर देते हैं और ये एरो यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। दिस इज P1 डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड P1 का ये लिखा हुआ, डायरेक्शन इस तरह से होती हुई जाएगी। और दूसरा अगर Q की इसकी बात करते हैं 3 की, तो 3 के लिए अगेन हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है -q रखा हुआ है, ये -q और यहाँ पर q रखा हुआ था। तो ये एक डायपोल फॉर्म हो रहा था, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी। यहाँ इसको हम सेपरेटली -q से q की तरफ यहाँ शो कर देते हैं, ये P3, दिस वन इज P3। इसका मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ। अब अगर हम तीसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर यहाँ पर q रखा हुआ है चार्ज, तो माइनस से q की तरफ ये तीसरी P2 की डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमने ये डायरेक्शंस दे दी। अब डायरेक्शन देने के बाद में अगर हम इनको जो नेट निकालना है P नेट, तो P नेट क्या होगा, इन सब का वेक्टर सम होगा। तो P नेट होगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। अब अगर हम इस फिगर में देखें गौर से, तो यहाँ इस फिगर में क्योंकि ये वेक्टर्स जब हमें इंक्लाइंड मिल चुके हैं, मतलब ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, तो हम इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली बना सकते हैं। ऐसे करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि वेक्टर सम बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिखाना है, तो इसके लिए क्या करें, एक लाइन खींच लेते हैं, दिस वन। ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और यहाँ पर ये वर्टिकल हो जाएगी। तो देखो इसका ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। तो देखो यहाँ फिगर बना लेते हैं इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। इसको जब हम यहाँ रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा ये P1 cos थीटा। जानते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा की तरफ आता है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम दिखा सकते हैं, दिस इज ये जो एरो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का P1 cos थीटा। यहाँ पे हम इसको सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं और इसका जो वर्टिकल आएगा वो इधर आएगा ऊपर की तरफ। वो कितना होगा, P1 sin थीटा। किसी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं और इधर वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ दिखा दिया और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा ऊपर की तरफ एरो आएगा और ये होगा P1 sin थीटा। ये P1 का हो गया। इसी तरह से अगर हम ये एंगल अगेन यहाँ पर थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा कैसे होगा, देखो ये एंगल थीटा है तो दिस वन इज ऑल्सो थीटा, और ये यहाँ से थीटा है तो ये भी थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस इसमें सेम है। देखिए ये वाली डिस्टेंस √2 है, ये वाली √2 है, दिस इज √2 है, और ये डिस्टेंस भी √2 है, ये √2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो है इस ट्रायंगल में ये 2a फॉर्म हो रही है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पर ये इस तरह से शो किया हुआ है। तो ये डिस्टेंसेस सेम है, तो ये एंगल भी सेम होंगे, और ये एंगल सेम है तो ये भी सेम ही होंगे। तो इसका कंपोनेंट करते हैं, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा P3 cos थीटा यहाँ पर, और इसको इधर किया P3 cos थीटा और इधर की तरफ करेंगे तो यहाँ पर अगेन ऊपर की तरफ एक एरो मिलेगा P3 sin थीटा। तो इसकी डायरेक्शंस भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो इसकी डायरेक्शन देखिए P3 की, यहाँ इसके बिल्कुल इधर की तरफ ये वाला जो एरो मिलेगा हमें, इस एरो को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा P3 cos थीटा,
और यहाँ इसके ऊपर की तरफ यहाँ एक एरो और मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा P3 साइन थीटा। दोनों में रिजॉल्व करना है इसको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये वर्टिकल का एरो और ये हॉरिजॉन्टल का, यहाँ हमने शो कर दिया। अभी इसी तरीके से हमें इसको भी शो करना है, तो इसको शो करने के लिए कैसे करें, इसको भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाना है। देखो ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, सारे एंगल इसमें सेम ही रखने हैं हमें, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल आएगा P2 cos थीटा। तो इस लाइन के अलोंग यहाँ पर एक और हम लिख सकते हैं, ये P2, ये देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल P2 cos थीटा, ये P2 cos थीटा हो जाएगा। और इसको जब यहाँ रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा जो कंपोनेंट इसका P2 साइन थीटा। यहाँ ये रिजॉल्व करते समय आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, थीटा की तरफ मैंने हर जगह पर कॉस लगाया और थीटा से अवे साइन लिया है। तो यहाँ ये कंपोनेंट जो आएगा इसका, ये कितना हो जाएगा P2 साइन थीटा। अब इतना करने के बाद में अब हमारा काम बहुत इजी हो गया। अब हम इसमें इस वेक्टर सम को लगा सकते हैं। तो ये लगाने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हॉरिजॉन्टल एरोज हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो P हॉरिजॉन्टल हमारा कितना आता है, देखो हॉरिजॉन्टल एरोज कितने हैं हमारे, 1 2 एंड 3, 1 2 3, और इसमें से 2 एक ही डायरेक्शन में हमें नज़र आ रहे हैं। तो एक डायरेक्शन वालों को हम ऐड कर देंगे, तो P3 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा, और जो अपोजिट में जा रहा है उसको यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, P1 cos थीटा। इसी तरह से होते हैं वेक्टर सम, ध्यान रखिएगा। और P वर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो P वर्टिकल के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दोनों ही करने हैं हमें, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो वर्टिकल के 2 एरोज ऊपर की तरफ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा P1 साइन थीटा प्लस P3 साइन थीटा, दोनों ऐड कर दिए। जबकि ये नीचे जा रहा है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस P2 साइन थीटा। अब जरा इसमें हम एक काम और कर लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यूज़ कितनी आती हैं इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस हिस्से को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ थीटा तो सबके लिए सेम है, तो ये भी थीटा होगा, एक थीटा निकलेगा, सबके लिए थीटा हमारे पास में निकल के आएगा। तो इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ ये ट्रायंगल जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो ट्रायंगल आता है हमारा, ये पार्ट ड्रॉ किया है, तो ये आता है थीटा, और ये डिस्टेंस आती है हमारी ए, ये आती है √2a, और ये आती है हमारी ए। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल देखने पर यहाँ जरा कॉस थीटा की वैल्यू देखो, कॉस थीटा यहाँ पर आ जाता है हमारा a/√2a, यहाँ a से a कैंसिल होता है, तो यहाँ कॉस थीटा जो आता है हमारा 1/√2। तो जहाँ भी कॉस थीटा मिलेगा हम इसमें 1/√2 रखेंगे। और थीटा जो साइन के लिए, अगेन थीटा जो आता है वो हमारा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√2, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आती है, साइन 45, और ये वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इन दोनों इक्वेशंस में सेपरेटली हम इनको पुट अप करते हैं। तो पहले इसमें लगा देता हूँ, वैल्यूज़ को पुट करते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जैसे ही वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए P हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू P3 cos थीटा मीन्स 1/√2 प्लस P2 cos थीटा मीन्स 1/√2 माइनस P1 इंटू 1/√2। अब यहाँ P1 P2 P3 की वैल्यूज़ यहाँ से उठा के हम इसमें इस इक्वेशन में रखते हैं। तो जैसे ही इन इक्वेशन में वैल्यू को रखते हैं तो वी गेट, तो ये वैल्यूज़ जैसे हमने इसमें रखी P3 P2 P1 की, तो वी गेट दिस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2 से √2 विल कैंसिल आउट, यहाँ √2 से √2, और यहाँ ये √2 से √2 कैंसिल आउट होता है। तो ये यहाँ पर PH जो है हमारा क्या बनता है, यहाँ 2QA बनता है, और ये -2QA होने की वजह से जो P हॉरिजॉन्टल हमारा कितना आता है, 0 आता है। अब हम P वर्टिकल को देखते हैं। P वर्टिकल की इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन में P1 P3 P2 की वैल्यूज़ हम रख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 रखते हैं, सो वी गेट
दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में अब इसको अगेन ये √2 विल गेट कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पी वी जो हमारा आता है दैट कम्स आउट टू बी हो जाएगा 3QA, ये QA, ये 2QA, तो ये बनता है 3QA और यहाँ -QA बचता है। तो इसका मतलब जो PV हमारा आता है दैट कम्स आउट टू बी 2QA। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन के लिए हम इस फिगर को दोबारा देखते हैं। तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट जो नेट जो है ऊपर की तरफ ही हमें मिल रहा है, हमने इन दोनों को ऐड किया था और इसको सेपरेट किया था, तो हमारा रिज़ल्ट जो आ रहा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये डायरेक्शन जो दी हुई थी ये x है डायरेक्शन, और ये वाली जो डायरेक्शन y है। तो y में जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज j कैप। तो y के अलोंग जो डायरेक्शन देने पर 2QA j कैप is going to be our required answer। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। एक डाइपोल को ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज अवर डाइपोल -Q और Q, और इनके बीच में दिस इज एक्सिस, ये जाती हुई एक्सिस। इस एक्सिस पर कुछ दूरी पर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, सपोज दिस इज O, हियर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ ई नेट हमें निकालनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो ये जो पॉइंट है इसको डायपोल के सेंटर से हम मार्क कर लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस बी r, और ये डिस्टेंस r होने पर अब फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करें, इस डिस्टेंस को डायपोल की जो डिस्टेंस है इसको लिख लेते हैं 2a। तो यहाँ पर हम इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, पहले हम Q की वजह से फाइंड करेंगे, देन हम -Q की वजह से करेंगे और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सो हियर वी गो। यहाँ Q चार्ज से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और ये डिस्टेंस डेफिनेटली ये यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, इसमें से ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का a। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा होना है r - a। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा E1 = KQ/r - a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें इसका डायरेक्शन भी देनी है, तो डायरेक्शन देखिए Q की वजह से, खाली Q को देखिए, Q की वजह से यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो जो E1 हम जिसको लिख रहे हैं वो इस तरह से एक्सिस के अलोंग होगी। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन अगर हम गौर से देखें तो जो P है हमारा, जो P कैप है, P कैप मीन्स डायपोल मूवमेंट जो है उसकी डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो यहाँ ये एरो और ये एरो दोनों एक ही डायरेक्शन में हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम इसके लिए ई वेक्टर जो है, E1 वेक्टर, उसको हम KQ/r - a का होल स्क्वायर, और यहाँ हम P कैप की डायरेक्शन के अलोंग E1 को लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम E2 की बात करें तो E2 के लिए हम E2 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज, फॉर्मूला लगाएंगे, KQ और डिस्टेंस देखेंगे। अब ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ से ये पूरा ये यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा a है, दिस इज 2a। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो दिस डिस्टेंस वुड बी r + a। तो यहाँ r + a का होल स्क्वायर हम लिख लेंगे। अगेन डायरेक्शन की बात आएगी तो इस पॉइंट पर Q की तरफ होगी, तो यहाँ पर ये जो E2 होगा वो इसकी तरफ होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2। और इस डायरेक्शन को अगर P के अकॉर्डिंग देखते हैं तो P के ये अपोजिट आपको एरो दिखाई नज़र आ रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन हम लिख लेंगे -P कैप। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब हम जो E नेट होगा उसके लिए हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, जिससे हमें E नेट जो है कैलकुलेट हो जाएगी। तो लेट अस डू इट, हियर वी गो। यहाँ हमने इनकी वैल्यूज को पुटअप किया, ये जो इसके E2 के साथ में जो माइनस था वो हम आगे ले आए। अब इसमें से हम KQ को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास में बनता है ये एक्सप्रेशन r + a का होल स्क्वायर, और यहाँ ये P कैप ही आ रहा है।
अब इस जगह पर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, वी गेट दिस, और यहाँ जो है ऊपर आता है हमारा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा हमारा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको लेट अस एक्सपेंड दिस, इसको एक्सपेंड करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म्स जो है कैंसिल आउट होती हैं, वी गेट के क्यू, ये 4RA बनता है, 4RA डिवाइडेड में, अगर हम इसको गौर से देखें, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए इसको हमने 2 बार ब्रेक करके लिख दिया, तो इससे क्या मिल रहा है हमें, ये एक स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, और एक सेट ये स्क्वायर का बन रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, और वो 2 टाइम्स है इसलिए हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, और साथ में ये पी कैप यहाँ इंट्रोड्यूस हमें ज़रूर रखना है। फर्दर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम और कर सकते हैं, इस 4 को ब्रेक कर लेते हैं। इससे देखिए हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जो ई नेट है उसको 4 को 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, तो यहाँ 2QK लिख देता हूँ, और यहाँ 2RA पी कैप अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। इससे देखिए हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो हम यहाँ पर P बता रहे हैं, ये जो पी कैप की जो डायरेक्शन आ रही है इधर की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंस पी जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। अब यहाँ सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच में, 2a, तो यहाँ ये 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जैसे ही हमें ये मिलती है 2AQ, इसको हम सब्सटीट्यूट किससे कर सकते हैं, P से। तो देखिए इसको ई नेट जो हमारा एक्सियल आ रहा है उसमें 2K को तो एज इट इज़ लिख लेते हैं 2K, और यहाँ पर 2QA इसको मैं लिख देता हूँ P, तो ये R रहेगा और ये बन जाएगा P, और दिस इज P कैप डिवाइडेड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें, हमने शुरुआत में एक पॉइंट देखा था, तो इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखें, दिस वाज आवर पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने बोला था कि एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो नियरली, यानी कि बहुत तेजी से फॉल ऑफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट लार्जर डिस्टेंसेस फॉल्स ऑफ रैपिडली। तो हम लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं हमेशा डाइपोल में, तो इसमें लार्ज डिस्टेंस करने के लिए क्या करें कि जो इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट जो है बहुत दूरी पर था, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो वहाँ जो है ई जो हमारी आती है ई नेट, उसको हम निकालते हैं। तो यहाँ 2K R P और P कैप तो रहेगा, और यहाँ क्योंकि ये बहुत लार्ज है तो इसमें ए स्क्वायर वाले टर्म को हम छोड़ देंगे, तो नीचे बनेगा ये R4, और R4 बनने से ये R से ये क्यूब कटेगा, तो ई नेट जो हमारे पास में आएगा वो आएगा 2K P कैप अपॉन R क्यूब। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि मैग्नीट्यूड में जब यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वेक्टर बनता है। तो जो ई नेट एक्सियल पॉइंट पर जो हमारी पॉइंट था आर दूरी पर, ये अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो हमारी जो एक्सप्रेशन आती है वो आती है 2K P वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में हो जाती है, और मैग्नीट्यूड में अगर हम इसको देना चाहें तो मैग्नीट्यूड में हमारे लिए जो ये एक्सेल हो जाएगी वो आ जाएगी 2K P ओवर R क्यूब। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सियल पॉइंट की एक्सप्रेशन निकाल के हमने निकाल ली है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जब भी पॉइंट हमें एक्सिस पर दें तो हम इस इक्वेशन को जरूर लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखनी है हमें इम्पॉर्टेंट, कि हमने यहाँ ये माना हुआ है कि ये पॉइंट बहुत दूरी पर है।
अब दूसरी बात देखिए यहाँ पर k क्या है, k तो आपको पता ही है, यहाँ पर k हमें लगाना होता है 1/4πε0 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और यहाँ p क्या है, p यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है और r जो डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, r डिस्टेंस सेंटर से दूरी है, डाइपोल के सेंटर से दूरी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है, इस इक्वेशन से ये डायरेक्शन हमें जो नज़र आ रही है p वेक्टर के अलोंग ही एक्सियल की डायरेक्शन है। यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, p के अलोंग। ये हमें बात ध्यान रखनी है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू डाइपोल इन एक्सियल केस। तो एक्सियल केस में हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी E, वो आ रही थी 2kp/r³। इट मीन्स E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के। और साथ में अगर वेक्टर की बात करें तो E का जो वेक्टर आ रहा था वो आ रहा था 2kp/r³। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट थी उसकी डायरेक्शन एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम थी। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायरेक्शन एंड डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन आर सेम, ये बात हमें याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ एक्सियल। अब दूसरी बात जो है इसमें खास वो ध्यान रखनी है कि अगर हम इस डाइपोल को रिलेट करते हैं एक मोनोपोल से, यानी एक सिंगल चार्ज से रिलेट करते हैं और दोनों से ही r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं और ये r जो है काफ़ी दूर है, तो ये r पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम फाइंड करते हैं तो E जो है यहाँ पर जो डाइपोल से आता है एक्सियल पॉइंट पर वो आता है 2kp/r³ और E जो है सिंगल चार्ज से आता है ये आता है kq/r²। यहाँ ध्यान रखिएगा Q है ये P है, डाइपोल में यहाँ P लगाते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ दूरी पर जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, तो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिक्रीज हो रही है जो विच डिक्रीज इज ग्रेटर, तो ये डेफिनेटली रेट ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dipole is greater than single pole than single charge। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर E जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r³ के और यहाँ जो E आ रही है वो प्रोपोर्शनल हो रही है 1/r² के। तो दूरी पर जाने पर फॉल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल में बहुत ज़्यादा होता है। और ये एक्सप्रेशन जो हमने जो पहले पढ़ा था, हमने जो पॉइंट देखा था कि एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो नियरली, और साथ में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट लार्जर डिस्टेंसेस फॉल्स ऑफ रैपिडली। तो दिस वन ये पॉइंट है, हियर इट इज़ क्लियर्ड कि हाउ इट फॉल्स ऑफ। और ये जो हम बोल रहे हैं इसको नियरली ज़ीरो, तो ये काफ़ी कम हो जाती है। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि दूरी पर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नियरली फॉल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट केस लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉर ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन कौन सी होती है, डाइपोल के सेंटर से जाने वाली प्लेन होती है और ये सेंटर से जा रही है दिस प्लेन। इस प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सपोज C जो कि r दूरी पर है। इस कहाँ से r दूरी, ये सेंटर से, यहाँ से r दूरी है। इस जगह पर हम E जो है नेट फाइंड करनी है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो उसके लिए सबसे पहले EQ निकाल लेते हैं, इसकी वजह से EQ। तो EQ क्या हो जाएगा, KQ ओवर ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के लिए हम क्या करें, सबसे पहले डाइपोल को जैसे हमने पहले देखा था इसको हम मान लेते हैं 2a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी a।
तो यहाँ जैसे इस ट्राइंगल में हम जाएंगे तो दिस डिस्टेंस विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस से लगाएंगे तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन अगर इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम ए बी सी, तो इसकी डायरेक्शन अलोंग ए बी, इसकी डायरेक्शन हमें मिल जाएगी अलोंग ए बी। और इसको हम इस जगह पर ऐसे इस एरो को दिखा सकते हैं, दिस इज ई क्यू। हम जानते हैं क्यू से अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी तरह से हम ई ड्यू टू माइनस क्यू निकाल लेते हैं, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा के क्यू। अब ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और ये डिस्टेंस जो होगा ये वाला डिस्टेंस अगेन इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दूरी भी ए ही है, और ये डिस्टेंस आता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम जैसे ही इसमें लिखते हैं तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इसकी तरफ होगी, माइनस की तरफ होती है, ध्यान रखना। तो अलोंग, इसको डी लिख लेते हैं, अलोंग सी डी। तो इसको जरा रीड्रॉ कर लेते हैं फॉर क्लियरिटी। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, और इसको ये एरो जो है ये वाला हम ई क्यू लिख रहे हैं, और ये ई ड्यू टू माइनस क्यू हमने यहाँ पर देखा। हम अच्छी तरह जानते हैं जब भी एरोज हमें इंक्लाइंड मिलते हैं तो हमें उन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेना चाहिए। सो हियर वी गो, एक यहाँ पर लाइन मार्क कर लेते हैं इसके पैरेलल, ठीक इसके पैरेलल। तो इस जगह पर इसको रिजॉल्व करते हैं। तो देखो अगर आप गौर से, ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा, ये एंगल भी थीटा होता है। और ये डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने होंगे, थीटा होंगे सेम। और जब ये थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना करना है आपको, यहाँ पर थीटा होगा अल्टरनेट। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला इसको ई क्यू को करता हूँ, तो इसको जैसे रिजॉल्व करता हूँ इधर की तरफ, तो ये कंपोनेंट इधर आएगा ये, और इसको हम लिख सकते हैं ई क्यू कॉस थीटा। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा, और इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम यहाँ लिख सकते हैं ई क्यू साइन थीटा। इसी तरह से अब ये जो एरो है इसको भी हमें रिजॉल्व करना है। तो इसको अगर हम इधर की तरफ ले जाते हैं तो ये एरो इधर की तरफ ही जाएगा, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ई माइनस क्यू और कॉस थीटा हो जाएगा ये। और जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इधर आएगा नीचे की तरफ, और ये हो जाएगा ई क्यू साइन थीटा। आपको अच्छी तरह समझ लेना है, ये एरो जो है क्योंकि नीचे जा रहा है तो इधर एरो नीचे आएगा, ये ऊपर जा रहा है तो इधर भी ऊपर ही आएगा। तो हम जरा इन दोनों कंपोनेंट्स को देख लेते हैं जरा। देखिए वर्टिकल जो है, वर्टिकल एरोज हमें दो मिल रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो ई जो नेट वर्टिकल होगी वो ई क्यू साइन थीटा माइनस ई क्यू साइन थीटा हम लिख सकते हैं, और ये दिस इज ई माइनस क्यू लिखें तो दैट इज बेटर, ई डी टू माइनस क्यू। अब जरा इसमें हम अगर आगे देखते हैं तो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा सेम है, और ये ई क्यू और ई क्यू ई माइनस क्यू मैग्नीट्यूड में सेम है। तो इसका मतलब दीज थिंग्स कैन बी कैंसिल्ड आउट, और ई वर्टिकल जो हमारा रह जाता है ज़ीरो। और ई हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें तो ई हॉरिजॉन्टल में हम दो एरोज देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ई क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा हम लिख लेते हैं। और यहाँ क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में इसलिए और मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, तो हम ई हॉरिजॉन्टल को लिख सकते हैं 2 ई क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड ई क्यू और ई माइनस क्यू के सेम होने की वजह से हम इसको 2 ई क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ई क्यू और ई माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से हम यहाँ पर 2 ई क्यू कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, सिंस ई क्यू इज इक्वल्स टू ई माइनस क्यू इन मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट की फील्ड गेट्स कैंसल्ड आउट, जबकि हॉरिजॉन्टल एड्स अप।
तो यहाँ हम इस चीज़ को लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट gets cancelled while for horizontal it adds, so net electric field is along horizontal direction. इस डायरेक्शन में जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहनी है, ये देख लीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ई नेट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो इस ट्रायंगल से चलिए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये डिस्टेंस जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये ए, तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में। सो इस इक्वेशन में हम लगाते हैं तो हमारा जो ई नेट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हियर वी गो, जो ई हमारे जो ई हॉरिजॉन्टल है दैट इज इक्वल्स टू 2 ई क्यू कॉस थीटा है, और इन वैल्यूज़ को लगाते हैं। 2 ई क्यू की वैल्यू लगा लेते हैं। सो ई क्यू जो हमारे पास में है, दिस वन इज ई क्यू के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, एंड दिस वन इज अवर कॉस थीटा ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स 2QA, अंदर ले लेते हैं इसको 2Q, और ये बनता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये 1 और ये हाफ 3/2। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान है व्हाट इज P, P यहाँ पर क्या है, P अगेन यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो P इज डायपोल मोमेंट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी मानी हुई हमने 2a, तो यहाँ पर ये q इंटू 2a जो है p हमें नज़र आता है। तो यहाँ इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो k इस पूरी को अब हम क्या लिख लेंगे, p लिख लेंगे। तो दिस इज p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये e जो है नेट हमारा निकल के आ रहा है इक्वेटोरियल में। अब यहाँ एक बात और हमें ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि इफ़ पॉइंट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, वो सेपरेशन से बहुत दूरी पर हमने पॉइंट लिया हुआ है। ये वाला पॉइंट जो आर माना था इसको हमने काफ़ी दूरी पर माना हुआ है इसके कंपैरिजन में। तो ऐसा होने की वजह से ए जो है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ के पी ओवर आर स्क्वायर इंटू 3/2। सो इट कम्स आउट टू बी के पी ओवर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आर क्यूब। तो हमारी जो ई नेट आ रही है दैट इज के पी ओवर आर क्यूब इन मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन में तो हम ये एरो को देख ही चुके हैं, ये एरो किधर आ रहा है, ई नेट का इधर आ रहा है, जबकि पी जो था हमारा जो मोमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर पी कैप, और यहाँ ये डायरेक्शन है ये किसकी है, ई नेट की है। तो इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। देखो यहाँ पर ये जो होगा ये ई नेट है हमारा, दिस इज ई नेट और ई नेट है, और ये जो है डायरेक्शन ये हमारी किसकी है, दिस डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ पी, पी कैप। तो ये दोनों अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पे ई नेट इसको वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करें, ई नेट जो हमारा निकला है इसको वेक्टर बना लेते हैं के पी, और यहाँ माइनस पी कैप से, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इससे इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ई नेट जो हमारा निकल के आता है वो आता है माइनस के पी वेक्टर ओवर आर क्यूब। दिस इज अवर एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म। और मैग्नीट्यूड जो है इसका ये है, और मैग्नीट्यूड हमें ढंग से याद रखना है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो ई जो होता है एक्सियल का वो आता है 2 के पी ओवर आर क्यूब, और ये जो आता है वो आता है ई इज इक्वल्स टू के पी ओवर आर क्यूब। तो आप मुझे बता सकते हैं विच वन इज ग्रेटर, डेफिनेटली ई एक्सियल
is greater than E equatorial. How many times? 2 times. ये हमें ध्यान रखना है. It is 2 times greater. दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें डायरेक्शन का देखें तो डायरेक्शन में अगर आपको याद हो तो इसमें ई एक्सियल की जो डायरेक्शन आ रही थी वो डायरेक्शन आ रही थी ई एक्सियल की इज अलोंग पी की डायरेक्शन में आ रही थी. इस वजह से हम इसको ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 2k पी वेक्टर ओवर आर क्यूब लिख रहे थे. जबकि यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही थी ई इक्वेटोरियल की वो क्या आ रही थी इज अपोजिट टू दैट ऑफ पी. यहाँ पर क्या है? डाइपोल मूवमेंट. तो इस वजह से ई इक्वेटोरियल को वेक्टर फॉर्म में जब हम लिख रहे थे तो हम इसको क्या लिख रहे थे कि पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब तो लिख रहे थे लेकिन विद माइनस साइन के इसको लिख रहे थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये नोट डाउन कर लेने चाहिए. अगर सिमिलरिटी की बात करते हैं तो सिमिलरिटी में दोनों ही क्यू बढ़ाने के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बढ़ती है. दोनों के लिए ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है और जो पी जो है वो क्या होता है इट इज़ क्यू इनटू डिस्टेंस है. तो इसका मतलब जो ई है वो प्रोपोर्शनल टू क्यू है. चार्ज बढ़ाने पर दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा. और दूसरी सिमिलरिटी जो आ रही थी कि दोनों ही जो घट रहे थे 1/r³ के फॉर्म में ही दोनों फॉल्स ऑफ होती है दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड. एग्जाम्पल को देखते हैं. 2 चार्जेस ±10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट. तो देखिए 2 चार्जेस लेते हैं -10 माइक्रोकुलम और 10 माइक्रोकुलम, इनके बीच में दूरी दिखा दी 5 mm. अब आगे बोल रहे हैं कि डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस. एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनकी वजह से. और वो पॉइंट जो है ये कह रहे हैं कि इट इज़ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. इस सेंटर से ये दूरी 15 सेंटीमीटर की है. तो अब बताइए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पर वेदर इट इज़ डाइपोल. तो यहाँ -10 और ये 10, तो डेफिनेटली Q इज़ 0, तो ये डाइपोल का क्वेश्चन हो गया. तो ये पॉइंट जो है एक्सिस पर आ रहा है तो ई एक्सियल हो गया. और ई एक्सियल का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है. ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2kp ओवर r³, जहाँ r क्या होती है? डिस्टेंस होती है. ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में? सेंटर से डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना एक्सियल पॉइंट पर 15 सेंटीमीटर. उसको मीटर बना लिया. अब यहाँ पर p निकालना है तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? q इंटू डी, मतलब q इंटू डी या q इंटू ए, एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन डिस्टेंस. तो चार्ज का वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 10 माइक्रोकुलम मीन्स 10 इंटू 10⁻⁶, और डिस्टेंस यहाँ पे mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट हमने कर लिया. तो इन वैल्यूज़ को अगर हम लगा लेते हैं तो वी गेट दिस. इस फॉर्मूले में पुट किया, k को लिखा 9 इंटू 10⁻⁹, p की वैल्यू उठा के रख दी, दिस इज p, और r³ लिखा तो r³ 0.15 इसका क्यूब. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट 2.6 इंटू 10⁵. ये हमारा ई एक्सियल निकल के आ गया. और यूनिट भी ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर कूलम हम दे देंगे. तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट को देखते हैं. तो सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि एट ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस. तो देखिए यहाँ पर डाइपोल को बना लेते हैं -Q और ये Q, और इसमें सेपरेशन जो हमारा था 5 mm का था, बहुत छोटा सा सेपरेशन है. तो यहाँ पर एक इसके सेंटर से बिल्कुल बीच में से निकल के जा रही है. इस पर एक पॉइंट है Q. इस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड करने को बोला गया है. और ये डिस्टेंस जो दे रखा है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखा अगेन 15 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस में बहुत अंतर है. तो हम ये तुरंत समझ गए कि ये इक्वेटोरियल का क्वेश्चन हो गया. डाइपोल ही है उसी क्वेश्चन में, और ये वैल्यूज जो थी ये -10 माइक्रोकुलम था और ये 10 माइक्रोकुलम था.
तो यहाँ इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाते हैं KP/R³। हमने देखिए अभी अभी निकाला था, इसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमने ई जो निकाला था एक्सेल का, वो हमारा निकल के आया था 2.6 × 10⁵। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ई इक्वेटोरियल ई एक्सेल में क्या रिलेशन है। ई इक्वेटोरियल इज़ ग्रेटर देन ई एक्सेल 2 टाइम्स जो है ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ई इक्वेटोरियल हो जाएगा 2.6 × 10⁵/2 कर लेंगे। ये रिलेशन हमें पता है कि जो ई इक्वेटोरियल होता है वो ई एक्सियल का हाफ होता है। तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं वी गेट 1.3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये ई इक्वेटोरियल हमारा निकल के आ जाता है। दिस इज ई इक्वेटोरियल। आप चाहते तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आप ये के की, पी की और आर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। हेयर आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ माइनस लगाइएगा, इस जगह पर प्लस लगाइएगा। और यहाँ पॉइंट पी पर आपसे पूछा गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से किस एरो से वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। यू हैव टू सेलेक्ट दिस। दूसरा, इस क्वेश्चन में आपको देखा गया है कि इसमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसको पॉइंट है कोई उस पर P जो कि एक्सिस पर है, और हमने उसको डाइपोल को रोटेट कर दिया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिए गए इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, एक एक्सियल पॉइंट और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स कि वो जो दूसरा पॉइंट है इक्वेटोरियल प्लेन पर दिया गया है और इसमें ए एंड बी फार अवे हैं इससे। तो इनमें से ई ए और ई बी के कौन सा रिलेशन आपके अकॉर्डिंग इसमें से यू आर गोइंग टू चूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में 4 चार्जेस का अरेंजमेंट दिया गया है और इससे डाइपोल मूवमेंट आपसे पूछा गया है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या होने वाला है। इसमें से जस्ट आप इसमें से सेलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो सकता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में जो है चार्जेस दिए गए हैं, ये चार्जेस लगे गए हैं, ये 0 0 -15 पर, 0 0 +15 पर आपको लगाना है और डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस वो लगाते हुए। और साथ में ये क्वेश्चन लेना है। इस क्वेश्चन में क्या है, वर्टिसेस पर आपको चार्जेस लगाने Q Q और -2Q। इससे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L दी हुई है, इससे आपको मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस सिस्टम का। तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए और टेलीग्राम पर पोस्ट करिए। और जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट करिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। दिस इज कपिल शर्मा टेकिंग बाय फॉर नाउ।